हेलो दोस्तों, तो यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं हम अवध के नवाब और आखिरी शासक वाजिद अली शाह की। तो वाजिद अली शाह पर एक अंग्रेज़ इतिहासकार ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था अंतिम भारतीय नवाब। और ये जो अंग्रेज़ थे इनके द्वारा लिखी हुई जो किताब थी, यह व्यक्ति थे विलियम नाइटन, और उनकी ये प्रसिद्ध किताब है और उस किताब का नाम था द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन ईस्टर्न किंग, है ना। 1855 में ये किताब लिखी गई थी। और इस किताब में राजा के जो निजी जीवन है उसके बारे में उसमें चर्चा की गई थी। प्रकाशन वर्ष था 1855। विषय था अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह का निजी जीवन और उनका दरबार। भाषा इसकी अंग्रेजी में है और लेखक की भूमिका जो थी वाजिद अली शाह के सचिव, मतलब प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर चुके थे, वो उनकी इसमें भूमिका थी। ठीक है, अब आइए पुस्तक के ये पुस्तक महत्वपूर्ण क्यों है। तो पहली बार किसी अंग्रेज़ अधिकारी ने किसी भारतीय नवाब की निजी जिंदगी पर विस्तार से लिखा था। यह किताब वाजिद अली शाह की न सिर्फ राजनीतिक बल्कि उनकी आदतों, कला प्रेम, व्यक्तित्व विलासिता, दरबारी व्यवहार पर भी प्रकाश डालती है। यह एक औपचारिक दृष्टि से लिखी गई है और इसलिए इसमें पूर्वाग्रह और तटस्थता की कमी है, लेकिन जानकारी ऐतिहासिक दृष्टि से इसमें महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक की अब प्रमुख बातें क्या हैं वो जान लेते हैं। तो इस पुस्तक में जो विवरण है वो है विलासिता का विवरण है। किताब में नवाब की अत्यधिक शौकीन प्रवृत्ति की रानियों की संख्या बताई गई है, जिसमें कहा गया है कि लगभग 300 प्लस उनकी रानियां थीं। रोज के नृत्य संगीत के आयोजन, खान पान, इतर नृत्यांगनाओं से चर्चा वे करती थीं। और उन उन उन्होंने ही एक उनमें से एक रंगीले राजा के रूप में उनको दिखाती थी, जो कि शासन से ज़्यादा एक कलाकार थे। नवाब जो है वो प्रशासनिक अक्षमता का उन पर आरोप लगता है। लेखक ने लिखा है कि वाजिद अली शाह का शासन चलाने में वो असमर्थ थे और उनका ज़्यादातर ध्यान भोग विलास में और कविता और संगीत में था। ब्रिटिश सरकार ने इसी तर्क का उपयोग करके अवध को हड़पने का प्लान बनाया था। नारी जीवन और हरम। पुस्तक में नवाब के जो जनान खाना, ये जिसको हरम कहा जाता है, जनाने महल जिसको कहा जाता है, उसकी संरचना, महिलाओं के रहन सहन, सुरक्षा, अनुशासन का उसमें विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। हालांकि इसमें से कुछ अतिशयोक्ति और अंग्रेजी उपनिवेशवादी नज़रिया भी इसमें झलकता है। ब्रिटिश प्रशंसा और आलोचना दोनों है इसमें। विलियम नाइटन ने नवाब की कलात्मकता, संवेदनशीलता, धार्मिक सहिष्णुता की प्रशंसा की है, लेकिन साथ ही उन्होंने अंग्रेज़ों की नीतियों और सभ्य बनाने वाली शक्तियाँ उसे कहा है, जो पूरी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित है। ऐतिहासिक मूल्यांकन की अगर हम बात करते हैं तो इतिहासकारों के लिए यह पुस्तक एक संदर्भ सामग्री है, लेकिन इसमें पूरी तरह से निष्पक्ष इसे हम दस्तावेज नहीं मान सकते। यह एक औपनिवेशिक निगाह से भारतीय संस्कृति और नवाबी ठाट को देखने की इसमें कोशिश है। फिर भी वाजिद अली शाह के शासनकाल, जीवन शैली को समझने के लिए यह पुस्तक जो है वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। इसके अलावा हिंदी सारांश का जो रूपांतरण है, अगर आप चाहें तो आपको ये भी मिल सकता है स्क्रिप्ट के तौर पर, मैं बना करके दे सकती हूँ आपको। अब इसका निष्कर्ष अपन समझ लेते हैं कि द प्राइवेट लाइफ ऑफ ईस्टर्न किंग एक महत्वपूर्ण लेकिन एक तरफा दस्तावेज है, जिसमें वाजिद अली शाह की छवि को रंगीले, विलासी और अक्षम नवाब के रूप में पेश किया गया है। लेकिन यह, अगर हम इसे संतुलित नज़रिए से देखें तो यह किताब एक ऐसे राजा की झलक देती है जो सत्ता से ज़्यादा संस्कृति को जीता था। वाजिद अली शाह के प्रति अंग्रेज़ों का जो रवैया है, दोहरापन है, पूर्वाग्रह है और औपनिवेशिक स्वार्थ से भरा हुआ है वो, और एक और वे उन्हें अक्षम शासक कह करके उनसे सत्ता छीनते हैं, तो दूसरी ओर उन्हें कलात्मक और जीवन संस्कृति अभिरुचियों की उनकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन उसे भी विलासिता कह करके व्याख्यायित करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें तो नहीं हो सकती ना। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं कि ब्रिटिशों की जो हड़प नीति थी और उनकी अवध पर नज़र, है ना। तो 19वीं शताब्दी के मध्य तक अवध जो था उत्तरी भारत का एक समृद्ध राज्य था। वाजिद अली शाह की सत्ता उस समय थी जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे, जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और हड़प नीति के जरिए कई रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था।
ठीक है। वाजिद अली शाह जो थे अंग्रेज़ों ने उन पर आरोप लगाया था कि वाजिद अली शाह शासन करने में अयोग्य है, राज्य की अव्यवस्था और राज्य में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और अव्यवस्था फैली हुई है। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। सच्चाई थी अवध में प्रशासनिक संरचना कार्यरत थी, किसानों और व्यापारियों में असंतोष नहीं था। वाजिद अली शाह ने जनता पर भारी कर नहीं लगाया था, कला संस्कृति को संरक्षण दिया था। दरअसल यह राजनीतिक चाल थी ताकि एक समृद्ध राज्य को ब्रिटिश शासन में मिलाया जा सके। नवाब की कला और संस्कृति को विलासिता बताना गलत था। अंग्रेज़ों ने नवाब के संगीत, नृत्य, शायरी, रासलीला जैसी रुचियाँ अलग अलग और अपरिचित और असैनिक उनको प्रतीत होती थी। उन्होंने नवाब को नारी रूप धारण करने वाला, नाचने वाला राजा कहकर के उनका मजाक भी उड़ाया था। विलियम किंगस्टन ने लिखा था कि अंग्रेज़ लेखकों ने उन्हें रंगीले राजा का कह करके पुकारा था, लेकिन यह तिरस्कार भरा विशेषण था, है ना। उद्देश्य इसका ये था कि नवाब की सार्वजनिक छवि को कमज़ोर किया जाए ताकि जनता और भारतीय इतिहास में उनकी अक्षमता को स्थापित किया जा सके। ब्रिटिश कार्रवाई तो अवध का विलय और नवाब का निर्वासन। 1856 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध को हड़प लिया। वाजिद अली शाह को सत्ता से बेदखल करके कोलकाता में मेटिया बुर्ज में उन्हें भेज दिया गया। उन्होंने प्रतिरोध किया, लेकिन शांतिपूर्ण विरोध करके केवल न्याय की मांग की, न कि युद्ध किया। तो यह तथ्य खुद नवाब की राजनीतिक अपरिपक्वता और विवेक को दर्शाता है, जबकि अंग्रेज़ जो है उन्हें अक्षम कहते थे। तो राजनीतिक रूप से परिपक्व थे, क्योंकि उन्होंने अगर ऐसे होते तो वो मांग ही नहीं करते कि मतलब ये गलत है, शांतिपूर्ण विरोध थोड़ी करते, उसका न्याय की मांग थोड़ी ना करते वो। तो उनको जो है इस तथ्य को ये पूरी तरह से गलत है कि वो एक अक्षम नवाब थे। कोलकाता में भी ब्रिटिशों की निगरानी। तो मेटिया बुर्ज में वाजिद अली शाह ने लखनऊ जैसी परंपराओं को पुनर्जीवित किया, लेकिन अंग्रेज़ वहाँ भी उन्हें राजनीतिक खतरा मानते थे। उन पर लगातार निगरानी रखी जाती थी। यह बताता है कि अंग्रेज़ भी जानते थे कि नवाब का प्रभाव जनता पर गहरा है। अब इतिहास में उनकी छवि। तो ब्रिटिश इतिहासकारों ने वाजिद अली शाह को भोग विलासी, अदूरदर्शी दिखाने का प्रयास किया, जबकि आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि वे एक संवेदनशील, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, सहिष्णु शासक थे और अंग्रेज़ों की कूटनीति का वे शिकार बन गए। अब इससे निष्कर्ष निकलता है कि वाजिद अली शाह के प्रति अंग्रेज़ों का जो रवैया था वह पूरी तरह से रणनीतिक आधार पर था, जिसमें उनकी कला, प्रेम, सौंदर्य की भावना को विलासिता, प्रशासन की अक्षमता और सहिष्णुता को कमजोरी में बदल करके पेश किया गया। दरअसल वे एक ऐसे नवाब थे जो कलम, सुर, संगीत, इंसानियत से राज करते थे, तलवार या छल से नहीं, और यही बात अंग्रेज़ों को खटकती थी। नवाब वाजिद अली शाह का अंतिम समय न केवल व्यक्तिगत पीड़ा और राजनीतिक अपमान में गुजरा, बल्कि यह समय सांस्कृतिक वैभव का भी अवसान था, जो कि अवध की पहचान हुआ करता था। लखनऊ का रंगीला, कला प्रेमी और जनप्रिय नवाब अपने जीवन में के अंतिम वर्षों में निर्वासन, अलगाव, तिरस्कार को में जिया, लेकिन फिर भी उसने कभी अपनी सांस्कृतिक पहचान को कभी मरने नहीं दिया। सन 1856 में निर्वासन की शुरुआत हुई। सन 1856 में अंग्रेज़ों ने अवध को दुशासन का शिकार बताते हुए वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया और उन्हें कोलकाता में भेज दिया, है ना, निर्वासित कर दिया। अब नवाब ने ब्रिटिश न्याय प्रणाली में अपील की, लेकिन उनका पक्ष नहीं सुना गया। उन्हें राज्य, सम्मान और सत्ता तीनों से वंचित कर दिया गया। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वाजिद अली शाह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ कभी सैन्य विद्रोह नहीं किया, बल्कि कानूनी और नैतिक रास्ता चुना, जबकि उनके पास में उस समय में 60,000 सैनिकों की फौज थी। अगर वो चाहते तो उसका उपयोग कर सकते थे, किंतु उस बदले में उन्हें अपमान और उपेक्षा मिली। मेटिया बुर्ज का निर्वासित जीवन जो था वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कलकत्ता में मेटिया बुर्ज क्षेत्र में रहने के लिए उन्हें स्थान दिया गया था, जहां उन्हें एकमात्र लखनऊ बसाने की उन्होंने कोशिश की। वहां इमामबाड़ा, रंगमंच मतलब थिएटर, शाही खानपान, संगीत, नृत्य की महफिलें, सब कुछ धीरे धीरे फिर से उन्होंने जीवित किया था। उन्होंने वहाँ पर रहमत उल्लाह अल अमीन नाम का एक रिसाला यानी पत्रिका भी प्रकाशित करवाई थी। कलाकार नवाब का पुनर्जन्म।
अपने निर्वसन के बावजूद नवाब ने सांस्कृतिक गतिविधियों को नहीं छोड़ा। उन्होंने रासलीला, ठुमरी, दादरा, कव्वाली और नौटंकी जैसी विधाओं को संरक्षण दिया। उनकी रचनाओं में रंगीले पिया, जाने आलम जैसे उपनामों से उनकी रचनाएं लिखी गई हैं। काव्य कृतियाँ आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी लिखी गई बिस्मिल्लाह कह के मरते हैं हम जैसी पंक्तियाँ आज भी सुनाई देती हैं। परिवार, अलगाव और दर्द। उनका बेटा बिरजिस कद्र, जो कि अवध का शासक घोषित किया गया था सन 1857 में के विद्रोह में ब्रिटिश शासन और दमन के बाद में वो नेपाल भाग गया। उसके बाद कलकत्ता में अपने भाग गया था और ब्रिटिश दमन के बाद नेपाल भाग गया और बाद में कलकत्ता में अपने पिता से मिला। नवाब को अपने परिवार से बिछड़ने, राज्य छिन जाने और राजा से शरणार्थी बन जाने का गहरा जो दर्द था वो सालता रहता था। मृत्यु। वाजिद अली शाह का जो निधन है वो 1 सितंबर सन 1887 में कलकत्ता में हुआ था। वे लगभग 31 वर्षों तक निर्वासित जीवन जीते रहे। उन्होंने मेटिया बुर्ज कलकत्ता में उन्हें दफनाया गया और आज भी उनका वहाँ पर मकबरा मौजूद है। उनकी मृत्यु के बाद की विरासत। ब्रिटिशों ने उनके इतिहास में उन्हें विलासी अक्षम राजा के रूप में चित्रित किया, लेकिन आज उन्हें देखा जाता है कला संरक्षक के रूप में, लोकतांत्रिक विरोधकर्ता के रूप में, सामाजिक सहिष्णु के रूप में, धार्मिक सहिष्णु के रूप में और भारत में संगीत और रंगमंच परंपरा के जनक के रूप में। अब इसका निष्कर्ष निकलता है कि वाजिद अली शाह का अंतिम समय भले ही दरबार से दूर गुमनामे में बीता हो, लेकिन उन्होंने अपनी कला, भाषा, संस्कृति को कभी मरने नहीं दिया। वे सत्ता हार गए पर सांस्कृतिक जो इतिहास था उसमें विजेता बनकर के वे अमर हो गए। वाजिद अली शाह का कला और संस्कृति के एक विलक्षण वे संरक्षक थे। उनका व्यक्तित्व न केवल एक शासक का था बल्कि एक संगीतज्ञ, नाटककार, कवि और नृत्य का उपासक के रूप में भी था। उन्होंने नृत्य, ठुमरी, कथक जैसे भारतीय पारंपरिक कला स्वरूपों का संरक्षण किया और उन्हें नया जीवन प्रदान किया। इन तीनों क्षेत्रों में उनकी रुचि भारतीय संस्कृति की विरासत को एक नई उसने दिशा दी। तो उसके बाद में नाटक के प्रति उनकी रुचि, तो वाजिद अली शाह ने लखनऊ में रंगमंची परंपरा को विशेष स्थान दिया। उन्होंने रहस और रासलीला जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक नाट्यों को राज्य से संरक्षण दिया। उन्होंने स्वयं नाटकों में अभिनय करते थे। विशेष रूप से कृष्ण राधा की जो लीला थी उसमें कृष्ण की भूमिका उन्हें निभाना प्रिय था। उन्होंने नाट्य को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संवाद का माध्यम बनाया। उन्होंने नाटक, कविता, संगीत, नृत्य, भावनात्मक प्रदर्शन के रूप में वे उसमें सम्मिलित होते थे और आगे चल करके उन्होंने नवाबी थिएटर शैली के रूप में उन्हें पहचाना गया। ठुमरी के प्रति उनका प्रेम, तो ठुमरी एक मधुर, कोमल और रुमानी गायन शैली है जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। वाजिद अली शाह को ठुमरी से अत्यंत प्रेम था। वे स्वयं ठुमरी लिखते थे और रचते थे और गाते भी थे। उनकी कुछ प्रसिद्ध ठुमरियाँ हैं जैसे बाबुल मोरा नहर छूटो जाए, फिर दूसरी थी एक और पिया नहीं आए मोरे नैन में बदरवा, और फिर तीसरी एक और प्रसिद्ध उनकी ठुमरी थी जैसे कैसे कहूँ सजनी कैसे बिताई रैन। ये ठुमरियाँ आज भी शास्त्रीय गायकों के लिए प्रिय प्रस्तुति होती है। उन्होंने ठुमरी को दरबारी संगीत से निकाल करके लोक भावना से जोड़ दिया जिसमें यह शैली आम जनता में लोकप्रिय हो गई। कथक के प्रति उनका पुनर्जागरण। कथक उत्तर भारत की पारंपरिक नृत्य है जो कि कथा कहानी कहने से उत्पन्न हुआ है। वाजिद अली शाह ने कथक को दरबारी संरक्षण देकर के इसका पुनरुद्धार किया। उन्होंने क्या किया, कथक को केवल मंदिरों या दरबारों तक सीमित न रख करके उन्होंने रस सौंदर्य की प्रस्तुति की। उन्होंने कथक को एक श्रृंगारिक और भक्ति रस का मेल बताया। विशेषकर राधा कृष्ण के जो प्रेम प्रसंगों को उन्होंने भावपूर्वक ढंग से प्रस्तुत किया। कथक के कई प्रसिद्ध घराने जैसे लखनऊ घराना उन्हीं के संरक्षण में विकसित हुआ। इसके अलावा कला को राजधर्म बनाया। तो वाजिद अली शाह ने इन तीनों कलाओं जैसे नृत्य, ठुमरी, कथक को न केवल संरक्षण दिया बल्कि एक स्वयं कलाकार बनकर के उसे जीवंत किया। वे मानते थे कि एक राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं है बल्कि संस्कृति का संवर्धन करना भी है। निष्कर्ष से ये निकलता है कि नवाब वाजिद अली शाह ने नाट्य में भाव, ठुमरी, राग, कथक में गति भर करके उन्हें एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाया है जहां पर ये कलाएं आज तक जीवित हैं।
वे केवल एक नवाब नहीं थे बल्कि भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। तो ये थे नवाब वाजिद अली शाह के जीवन का विस्तार और उनके किए गए संगीत के प्रति काम, जो कि उन्हें आज तक जीवित रखे हुए हैं। तो आपको वाजिद अली शाह के ऊपर दिया गया ये मेरा चित्रण कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।